नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 53 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं रोज़ अपने टॉप 5 क्वेश्चंस को और उनका जो आंसर है वो देखते हैं। सवाल पहला कह रहा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म था उससे। सवाल पूछ रहा है केशव चंद्र सेन के बारे में। कह रहा है ही एडवोकेटेड इंक्लूजन ऑफ टीचिंग्स फ्रॉम ऑल रिलीजन इन ब्रह्म समाज। देखो, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने रिक्रूट किया था केशव चंद्र सेन को। तो थोड़े से रेडिकल आदमी थे ये। इन्होंने ये कहा कि सारे धर्मों में जो जो अच्छी बातें हैं सभी हमें इंक्लूड करनी चाहिए, और वो काफ़ी अगेंस्ट थे कास्ट सिस्टम के। इन्होंने यहाँ तक कि जो इंटरकास्ट मैरिज है उसको भी सपोर्ट किया था। तो थोड़ा सा एक भेदभाव बन गया था केशव में और देवेंद्रनाथ टैगोर जी में। तो इसी कारण से जो केशव चंद्र सेन है उनको हटा दिया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन से। फिर उन्होंने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी, और जो ओरिजिनल वाला था देवेंद्रनाथ टैगोर वाला, इसको नाम रखा गया आदि ब्रह्म समाज। ठीक है। तो ही एडवोकेटेड इंक्लूजन ऑफ टीचिंग फ्रॉम ऑल रिलीजन। यस, ही एडवोकेटेड, पहला करेक्ट है। ही अलॉन्ग विथ टैगोर फाउंडेड, नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर इसके अगेंस्ट थे, दोनों में बनता नहीं था। हाँ, शुरू में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही रिक्रूट किया था केशव चंद्र सेन जी को, मगर दोनों के विचार नहीं मिले तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको हटा दिया ऑर्गेनाइजेशन से। तो जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है ना, ये केशव चंद्र सेन जी का था, देवेंद्रनाथ टैगोर इसके पार्ट नहीं थे। तो सेकंड गलत हो गया। केशव का स्ट्रॉन्ग व्यू था कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, और उन्होंने सपोर्ट किया था इंटरकास्ट मैरिजेस को भी। तो थर्ड आपका करेक्ट है, दैट्स वाई 1 and 3 बी इज द करेक्ट आंसर। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी 1828 में। ठीक है। बाद में जो टैगोर हैं वो शामिल हुए ब्रह्म समाज में, उन्होंने इसको एक नया शेप दिया, एक नया रूप दिया। टैगोर इसमें शामिल हुए थे 1842 में। 1828 में ब्रह्म समाज बना। ठीक है ना। ब्रह्म समाज आगे जा करके इसमें इंक्लूड हुए देवेंद्रनाथ टैगोर 1842 में, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। इसके बाद 1858 में, क्रांति के एक साल बाद, केशव चंद्र सेन, इनको इंक्लूड किया गया। मगर सेन के आइडियाज़ काफ़ी रेडिकल थे, इसीलिए 1865 में इनको ब्रह्म समाज से हटा दिया। तो क्या हुआ कि उसी साल उन्होंने मतलब एक साल बाद उन्होंने 1866 में उन्होंने स्थापित किया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। तो इसीलिए आपका आंसर जो है वो 1 and 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 17 के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन पॉलिटी से। इट अबॉलिशेज अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। हाँ, ये पहला करेक्ट है। आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, मगर अनटचेबिलिटी क्या होती है इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है। तो सेकंड गलत हो गया। आपने यहाँ 2 हटा दिया, आपने यहाँ पर 2 हटा दिया, तो ए खत्म, सी खत्म। इट इज़ अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। देखो, ये जो आर्टिकल 17 है वो आपको बचाता है सरकार से भी, मीन्स गवर्नमेंट कैन नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो कैन नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। मतलब कि जो समाज के लोग हैं वो भी आपसे भेदभाव नहीं कर सकते। तो यस, इट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पीपल। तो आपका थर्ड जो है वो गलत हो गया। वैसे भी बी और डी में थर्ड तो था ही नहीं, है ना, और 4 दोनों में है। तो जैसे ही आपने सेकंड को एलिमिनेट कर दिया तो आपको ना तो थर्ड देखना था ना तो आपको फोर्थ देखना था। दोनों को कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को क्या देखना है? केवल पहला, और पहला सही है। मेरे को केवल पहला ही चेक करना है ना बाबू, क्योंकि बी में 1 है और डी में 1 नहीं है। तो अगर 1 करेक्ट है तो आंसर बी होगा, अगर 1 गलत है तो आंसर डी होगा, और 1 क्या है? करेक्ट है। दैट्स वाई आंसर इज बी। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब स्टेटमेंट आपका 4 रहे, 5 रहे, चाहे 6 रहे, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने चीज़ें एलिमिनेट कर ली हैं तो मतलब उससे आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज
पब्लिक अथॉरिटी। तो जो रिट होता है, रिट में जो हबियस कॉर्पस है, हबियस कॉर्पस को प्राइवेट इंडिविजुअल और पब्लिक अथॉरिटी दोनों के अगेंस्ट हम लोग इशू, मतलब हम लोग क्या, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इशू कर सकता है। ठीक है, अब देखो बात ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट का जो रिट का जुरिडिक्शन है इट इज नैरोअर देन दैट ऑफ हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए रिट इशू कर सकता है, मगर हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के लिए भी रिट इशू कर सकता है और जो अदर पर्पस हैं उसके लिए भी रिट इशू कर सकता है। तो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा ब्रॉड पावर है रिट इशू करने का। तो हबेस कर्पस को, मतलब हबेस कर्पस में क्या होता है, ये कहता है कि ब्रिंग मी द बॉडी, मतलब कि अगर कोई मतलब किसी को नज़रबंद कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया है, तो हबेस कॉर्पस का जो रिट है ना उसको इशू करके उसको मंगा सकता है सामने। तो हबेस कॉर्पस सही है, मैंडेमस गलत है, प्रोहिबिशन गलत है। मैंडेमस और प्रोहिबिशन दोनों केवल पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ही हम लोग मतलब वो लोग इशू कर सकते हैं। तो केवल पहला ए, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि क्या मतलब होता है अगर हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। फंडामेंटल राइट अगर एब्सोल्यूट होगा तो इसका मतलब ये है कि कोई लिमिटेशन नहीं होगी फंडामेंटल राइट पे, नो लिमिटेशन। मतलब कि आपको जो राइट दिया गया है वो पूरी तरह से आपको मुक्त करता है, कोई आप पे कोई पाबंदी नहीं लगाता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि राइट एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब यह है कि दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है, तो आपका जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर मैं कहता हूं कि आपका फंडामेंटल राइट सैंक्रोसैंक्ट नहीं है, इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट को रिपील कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड करके। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो गया वो सी हो गया। जैसे कि आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 जो है ना वो आपको देता है राइट टू फ्रीडम। तो जो फ्रीडम वाला है उसमें कई सारे आपके रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ताकि आप अपना फंडामेंटल राइट एंजॉय करते टाइम किसी दूसरे का फंडामेंटल राइट वायलेट ना करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है HDI के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। तो बर्थ के टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो देखी जाती है कि कोई बच्चा पैदा होता है तो ये पता करते हैं कि कितने साल जिएगा ये। दूसरा, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब कि अगर कोई एडल्ट है तो वो एडल्ट कितने साल स्कूल गया है, अगर कोई बच्चा है तो कितने साल वो स्कूल जाएगा, एक्सपेक्टेड ईयर। तो दोनों चीज़ें देखते हैं हम लोग। इसके साथ साथ ग्रॉस डोमेस्टिक, जो हम लोग GDP नहीं चेक करते, हम लोग ग्रॉस नेशनल इनकम चेक करते हैं पर कैपिटा, वो भी डॉलर के फॉर्म में। तो आपने 4 को एलिमिनेट कर दिया, 4 काटते ही या आपका यहाँ पर D चला गया। ठीक है, बाकी जो तीनों है बच गया, तो आपका आंसर आ जाएगा C, 1, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। हम लोग ग्रॉस नेशनल इनकम चेक करते हैं। तो ये बातें हो गई हमारी आज की। हम मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।